बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है बीट स्पेशल। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल सर्दियां चल रही हैं और अभी शुरू ही हुई हैं, तो मसाइल जो है बढ़ने शुरू हो गए हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हमारे मुल्क में बिजली का मसला खड़ा हो जाता है, और जब सर्दी आती है तो गैस की कमी का सामना करना पड़ता है। आज का मौजू भी हमारा ऐसे ही होगा कि गैस कितनी मुल्क में पैदा हो रही है, कमी कितनी है, और गैस का जो सही इस्तेमाल है वो किस तरह करना चाहिए। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये सुई नादरिन गैस पाइपलाइन लिमिटेड का ऑफिस है। मेरे साथ मेरे आज के मेहमान खसूसी हैं आमिर तुफैल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर है इसी महकमे के। आज इनसे सीधी सीधी खरी खरी बातें करेंगे कि असल हकायक क्या है कि गैस जो आवाम की ज़रूरत है और सार्फिन की जो आम शहरी है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए मुश्किल क्यों हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान। महकमा भी ठीक जा रहा है? शुक्रिया जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये चूंकि बुनियादी ज़रूरत है गैस और बिजली, और गैस इस हवाले से भी कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे खाना बनाने के काम आती है। घर के अंदर अगर गैस का कनेक्शन लगा है तो सबसे प्रायोरिटी उसकी ये होती है कि खाना बच्चों को कैसे बना के देना है। और इसी हवाले से आज आपसे बात भी हम करेंगे और नाज़रीन तक आपका मैसेज भी पहुंचाएंगे कि गैस को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये तारफ़ करवाइएगा कि आप इस महकमे में कब आए, कितनी सर्विस हो गई, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, और ये जो मसाइल हैं आज के हैं या कि पुराने? जी, जैसे आपने मेरा नाम तो पहले बता ही दिया। मुझे जी सुई नॉर्दर्न में काम करते हुए 16 बरस हो चुके हैं, और मैं बाय एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और यहाँ मैंने पहले फाइनेंस सेक्शन में काम किया, फिर सर्विसेज में काम किया, और इस वक्त मेरे पास जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी है जी। और कोशिश कर रहे हैं जी कि किसी तरीके से अपने कंज्यूमर्स को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है। प्रॉब्लम हर साल विंटर में आती है, और किसी साल ज़रा ज़्यादा है, किसी साल ज़रा कम है, लेकिन आती ज़रूर है। क्यों आती है? जो हमारे पास आपको मालूम है 3, 4, 5 तरह के कंज्यूमर्स हैं। एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, फिर कमर्शियल है, फिर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की मुख्तलिफ किस्में भी हैं जो है। बाकी लोग जो हैं, जितनी और किस्में हैं डोमेस्टिक के अलावा, वो सीजनल नहीं है। यानी उनका कोई गर्मियों सर्दियों में, बहार बरसात में उनका कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डोमेस्टिक वो कंज्यूमर है जिसकी कंजम्पशन में फर्क पड़ जाता है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बेसिक जरूरत क्या है, चूल्हा, खाना पकाना, वो तो गर्मियां सर्दियां बराबर रहती है। लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही इजाफा हो जाता है हीटर के हवाले से। नहीं, सबसे पहले तो गीजर, और गीजर चले जिनके घरों में गीजर नहीं भी है, वो पानी गर्म करेंगे पतीले पे, चूल्हे पे गर्म करके नहाने के लिए, तो इस्तेमाल बढ़ जाता है। और फिर रूम हीटर जो, तो बाज लोग तो अगले बढ़ते हुए कंप्रेसर तक लगा लेते। हमारी जो रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक की, वो 3 गुना तक बढ़ जाती है विंटर्स के मंथ में जो है। जब वो 3 गुना बढ़ती है तो वो सिस्टम के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। उसके के नतीजे में बाज़ दफ़ा हमें इंडस्ट्री को कम करना पड़ता है। सीएनजी, इंडस्ट्री, कमर्शियल में कमी होती है, इवन डोमेस्टिक की खुद कमी होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बताएं ना, गैस का जब इस्तेमाल करते हैं, जो हम सार्फ हैं, कनेक्शन लेता है, इसमें प्रायोरिटी किसकी नंबर 1 है? कितनी प्रायोरिटी पे ये गैस आप बेच रहे हैं? डोमेस्टिक तो नंबर 1 है, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों नंबर 1 है। ठीक है। और ये हमेशा से नंबर 1 है जो, इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक को विंटर में पूरा करने की कोशिश की जाए। और क्योंकि डोमेस्टिक को बंद नहीं किया जा सकता है, जो राइटली सेड कि ये बंद किया जा नहीं सकता इसको, क्योंकि ये चूल्हा और जो खाने पकाने की जरूरत है जो। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि हमारे सिस्टम में बाज जगह फैग एंड्स है, यानी हर शहर में एक जगह एंट्री पॉइंट है गैस की, बाहर से गैस आ रही है, एक शहर में एंट्री पॉइंट है। बड़े शहरों में ज्यादा एंट्री पॉइंट है, लाहौर में जैसे 3 एंट्री पॉइंट है। तो जब वो 3 जगहों से आ रही है, लेकिन जब उसका सेंटर में आती है जगह पे, तो वो उसका फैग एंड बन जाता है। फैग एंड की वजह से क्या है कि वहां गैस कम पहुंचती है। हम लोड शेडिंग बंद कहीं नहीं करते, बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक हैजर्ड बन जाता है। लेकिन ये है कि वो इसको मैनेजमेंट का नाम देते हैं, खुद ही कम हो जाती है। ठीक है। देखिए, हमारी भी इस साल जैसे पहले हम सब जानते हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया है और बताया है, लोगों को सेंसिटाइज किया है कि गैस की इस दफा जो है वो जो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, कमी की जो है। क्यों होगी कमी ज्यादा? क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है हर साल आने वाले, और बॉटलनेक हमारे पास ये है कि कितने हर साल कितने कनेक्शन देते हैं जिसकी वजह से हम कोई 4 लाख कनेक्शन इस साल हम दे रहे हैं। एसएनजीपीएल दे रहा है, सुसदन भी देता है। पिछले साल इनफैक्ट की तादाद को 3 लाख के करीब थी, इस साल बढ़ के 4 लाख हुई है। तादाद बढ़ी है,
उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्री भी लगती है वो भी कंज्यूम ज्यादा कर रही है, तो कंजम्पशन बढ़ रही है। उस कंजम्पशन को पूरा करने का एक ही तरीका है, लोकल जो प्रोडक्शन हमारी है वो हर आने वाले साल में कम होती जा रही है। ये नेचुरल फिनोमिना है, ये पाकिस्तान के साथ यूनिक नहीं अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आज से 15-20 साल पहले क्या सूरत हाल थी, यानी कितनी पैदा होती थी गैस और लोग जो कंज्यूम कितनी करते थे, और आजकल क्या सूरत हाल है, और इस कमी को जो RLNG के साथ पूरा करें उसका भी थोड़ा सा हमें मुआवजा दीजिए। जी, कुछ साल पहले तक तो ये था कि ये जो गैस की कंजम्पशन थी वो 1000 MMCFD के करीब हुआ करती थी, सही, और वो इनफ थी हमारी सब जरूरतों के हिसाब से। आज ये है कि ये रिक्वायरमेंट जो है इवन समर्स में भी 2100 से ऊपर चले गर्मियों में भी, और सर्दियों में रिक्वायरमेंट तो उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। मैं वजह बता रहा था जैसे कि पाइपलाइन उसमें कंस्ट्रेंट है। असल कंजम्पशन हब जो है वो पंजाब है, पंजाब में गैस पैदा बहुत कम होती है, बाकी 3 सूबों में होती है। पंजाब में गैस प्रोवाइड करने के लिए ये जो कमी मैं बता रहा हूँ कि जो आ रही है इस वक्त भी कोई तकरीबन 55-56% जो है जो हमारे मुल्क में कंज्यूम हो रही है वो RLNG हो रही है, लोकल गैस नहीं है। ये आपके लिए खबर होगी कि लोकल गैस जो है वो कोई 45% से कम है, 55-56% ऑलरेडी इंपोर्टेड गैस है। अच्छा, अब जब उसको लाने का तरीका क्या है, वो यही है कि शिप में आती है वो गैस और उसको LNG, उसको हम जो है ना RLNG बनाते हैं और पाइपलाइन में डालते हैं। वो पाइपलाइन कराची से लेके पंजाब तक आती है, लाहौर के करीब आके, और यहाँ पे हमारे नेटवर्क में जाती है। जो वो है बॉटलनेक। वो सर्दियों के महीनों में, गर्मियों में और दरमियान में कुछ ऐसे महीने आते हैं जब वो पूरी कंज्यूम नहीं हो रही होती, लेकिन सर्दियों के महीनों में उसकी कैपेसिटी है 1200 MMCFD, फुली कंज्यूम हो रही है। अच्छा, अब जब डिमांड उससे भी ज्यादा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी डिमांड है इस वक्त? ये डिमांड तो अगर दो हम तरीके हमने लिखते हैं, एक है कंस्ट्रेंट डिमांड और एक है अनकंस्ट्रेंट डिमांड। अनकंस्ट्रेंट डिमांड तो हम पूरी कर ही नहीं सकते, लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर, ख्वाहिशात में तो माल तमीर नहीं होते। तो ये है कंस्ट्रेंट डिमांड के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो करके, यानी 2 महीने हमारे लिए मुश्किल के आने वाले हैं, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में जो, क्योंकि आपको पता है कि पहला कोई जो 2 हफ्ते हैं उसमें आम तौर पे जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न है, इतनी ठंड नहीं होती है, 15 दिसंबर के बाद बढ़ती है जो, तो वो तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी, जो कमी होगी वो 250 MMCFD की होगी। जो 250 सिर्फ 250, लेकिन 2100 में से 250 बहुत होता है। नहीं, मुझे तो जो इल्म हुआ था कि अभी भी इतनी होगी और आने वाले दिनों में चूंकि मजीद नहीं, अभी तो कोई कमी नहीं हुई है। अच्छा, इस वक्त कोई कमी नहीं है, नवंबर के महीने में भी कोई कमी नहीं है। सही। प्रॉब्लम आएगी दिसंबर में। दिसंबर में तकरीबन 250 MMCFD की कमी हम फोर्सी कर रहे हैं। सही। और जनवरी में चूंकि पूरा महीना सर्दी का होता है तो वहां हम 500 MMCFD की कमी जो है ना फोर्सी कर रहे हैं। ये बड़ी कमी है। हाँ, नहीं, 500 MMCFD काफी। 2100 टोटल कंजम्पशन हो और उसमें से 25% हो जाती है वो कमी, जो है ना 2000 बहुत ज्यादा कमी है। सही। तो इसको मीट करने के लिए फिर हम ये कर रहे हैं कि हो सकता है पीक सीजन में किसी वक्त जाके हमें इंडस्ट्री के लिए भी कुछ दिन के लिए कुछ कमी करनी पड़े, और डोमेस्टिक में हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम जो 3 खाने के टाइम है, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के टाइम, को थोड़ा सा टाइम भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए, क्योंकि लोग उठते हैं लेट, बाद लोग 12 बजे का नाश्ता उठ के करते हैं, वो समझते हैं यही नाश्ते का टाइम है, बाद लोग 8 बजे उठते हैं, बाद इसके बाद भी उठते हैं, कई लोग तो दोपहर की रोटी और नाश्ता इकट्ठा करते हैं। तो ये बताएंगे जरा टाइमिंग क्या होगी ताकि हमारे नाज़रीन जो है उसी टाइम पे उठ के अपना कम से कम खाना बना ले। लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ मुश्किल वक्त आता है तो सारी कौम को एक तंजीम के साथ मिलके और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चला जा सकता है। अपने साथ भी कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ करें, हमारे साथ भी करें। जो हमारे नाश्ते का टाइम तो हम यही रखेंगे जी, कुछ 6 बजे से लेके कोई 8 बजे तक, और उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम लेट से 12:30-1 बजे से लेके तो 2-2:30-3 बजे तक, और रात के खाने का है शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक। इस अरसे में हम कोशिश करेंगे कि गैस जो अवेलेबल पूरी हो, लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम के ऊपर गारंटी नहीं की जा सकती। दरमियान में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि वो सिस्टम के जो फैग एंड्स हैं वहां पे प्रॉब्लम आती है। जी नाज़रीन, यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा। बातें बहुत ज्यादा अहम है, आपके मतलब बातें खाना बनाने के हवाले से, आपकी जरूरत के हवाले से, आपने कहीं नहीं जाना। लेते एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम है नाज़रीन। बात हो रही है सुई गैस की, और यही एक बुनियादी ज़रूरत है जो घरों के अंदर खाना पकाने के और बाज़ दफ़ा नहाने के हवाले से, जो आप पानी गर्म करते हैं या आपने अगर कोई हीटर गीजर लगाया हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये नहीं ध्यान में रखना कि आपके घर में 2 हीटर है,
4 आपने गीजर लगाए या 2 गीजर लगाए हुए हैं, तो चूल्हा जो गरीब का वो बुझ जाए। आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने 2 लगाए तो 1 कर दें, अगर 1 है तो उसमें भी कम वक्त में, या फिर टाइमर डिवाइस लगवाएं उसके अंदर, ताकि जो गरीब की जरूरत है वो पूरी हो सके। आप तो अमीर अगर हैं तो आपके पास और भी वसाइल होंगे, लेकिन गरीब एक ऐसा है कि उसको रोटी पकाने के लिए यही एक वसीला जो है जरूरी है। जी आमिर तुफैल साहब, एक मैसेज तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया। यकीनी बात है, हमें अपनी कौम को एजुकेट करना है, हमारे लोगों को एजुकेट करना है और सार्फिन को एजुकेट करना है, ताकि गैस का जो है वो एफिशिएंट इस्तेमाल हो, उसका गैर जरूरी इस्तेमाल हो। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये गैर जरूरी इस्तेमाल जो होता है, जिसे हम कहते हैं, ये किसको हम तस्वर करते हैं? जैसे रोटी है तो वो जरूरत है, नान को लोग लग्जरी कंसिडर करते हैं, तो ये इसके जरूरी और गैर जरूरी में थोड़ा सा फर्क बताइए। जी, वो नान और रोटी का फर्क तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। जैसे वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि चूल्हे के लिए तो जाहिर है वो तो बेसिक नेसेसिटी है, हर घर की जरूरत है, और हम कोशिश भी करेंगे कि इस विंटर में भी इस टाइम के ऊपर, खानों के टाइम पे जरूर मिले। अच्छा, उससे आगे बढ़ते हैं। इस्तेमाल ये तो गर्मियों सर्दियों का बराबर इस्तेमाल है। फिर आता है गीजर। गीजर भी हम समझते हैं कि इस्तेमाल जरूर किया जाए, और बाज़ जगह ठंडे इलाके हैं वहां तो शायद ये और भी ज्यादा बिल्कुल सही, लेकिन उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आपने जैसे खुद अपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, वेस्टेज है प्रॉब्लम। सही। अगर जाया कोई चीज, जाया मतलब क्या, आपने सुबह नहाना है, उसके बाद सारा दिन वो गर्म करता रहे, या रात को आप सो जाते हैं लगा के हीटर जो है, गीजर, तो वो तो आना ही नहीं, वो तो बहुत खतरनाक बात है। गीजर जो आप लगा के सो जाते हैं तो सारी रात जलता है, वो फायदा क्या? ठीक है, ठीक है ना। गीजर क्या है? एक हमाम है, उसके नीचे आपने चूल्हा जलाया हुआ है और वो शोला जल रहा है, उसको गर्म कर रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे। आपको क्या जरूरत है? आप एक तो हमारे पास टाइमर डिवाइसेस मौजूद हैं, वो आपका स्मार्ट सोल्यूशन है, एंड्रॉयड के साथ, एप्पल के साथ, आपके मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप उसमें टाइमिंग दे सकते हैं, सुबह इतने से इतने बजे तक, लेट से शाम को इतने से इतने बजे तक, जो भी आप चाहें टाइमिंग दे सकते हैं। वो बाकी उस अरसे में खुद ही उसको पायलट पे ले जाएगा, और जब वो जरूरत होगी वो चल पड़ेगा। सही। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि आप वो टाइमर डिवाइस उसको हमें से आसान साथ में जो रिकॉर्ड करते हैं बिल में ना करें, चले वो भी ना करें, यानी लगाता आपका महकमा है, जी वो बिल के अंदर से वो फिर मैं कह रहा हूँ वो ना भी करें। आप मैनुअली तो ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने बिल को रिड्यूस करने के लिए उसको पायलट पे ले जाएं, वापस जब सुबह आपने नमाज के लिए उठे हैं उसको फिर ऑन कर दें, फिर घंटे के बाद जब वो गर्म हो चुका होगा नहाएं, फिर जाते हुए बंद कर जाएं। सही। सारा दिन जाया ना हो, आपकी जेब पे भी हल्का, और जिस तरह आपने कहा कि साथ वाले लोगों को और पाकिस्तानियों को उनको रिलीफ मिलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद जाते हैं हीटर की तरफ, रूम हीटर की। रूम हीटर तो हम हमेशा से कहते हैं कि गैस का रूम हीटर जो है मुज़र सेहत है, ऑक्सीजन को जो है ना कम खा जाता है या ईट अप कर देता है, वो आपके लिए खतरनाक है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो आपने पहले बात की कि अगर चलता हुआ सो गए, ये तो इतना खौफनाक है। कई हादसे हुए हैं इसमें, मादी में कई हादसे हुए हैं, हर साल होते हैं, कीमती जानें जाया हो जाती हैं, खौफनाक किस्म के हादसा होते हैं। उससे तो काइंडली बचें बिल्कुल। हीटर हम तो सजेस्ट करते हैं कि जागते हुए भी ना चलाएं, और सोते हुए तो नामुमकिन है उसको चलाना, वो तो खौफनाक तरीन बात है जो। अच्छा, उसके बाद कंप्रेसर यूज करने वाले तो जालिम लोग हैं, मैं तो यही कहूंगा, कानूनी जुर्म कर रहे हैं। उसके अलावा अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने हमसायों का, घर वालों का भी मार रहे हैं। अगर उससे कोई हादसा आ जाएगा तो उसके घर ही इफेक्ट होगा ना, फिर बच्चे उसके इफेक्ट। चलो हादसा नहीं होता, आप लोगों का हक मार रहे हैं। बिल्कुल सही, ये तो जुल्म है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, ये ना समझें कि मैं 50,000 का बिल दे सकता हूँ तो मुझे हक है कि मैं अपना स्विमिंग पूल भी हीट करूँ, किसी का चूल्हा भी नहीं जल रहा होगा। हमारे यहाँ तो बाज दफा ये होता है कि हमारी जो पुरानी खवातीन बुजुर्ग है वो कहती हैं चूल्हा जला देती है एक दफा, बार बार क्या माचिस जलानी है, तो जलता ही रहता है। फिर वो जब बिल आता है तो फिर वो रोना पीटना शुरू कर, ओहो इतना बिल आ गया, पता करो, जाके सुई गया था, की करता था। नॉट ओनली दैट, मैं देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो, अच्छा फिर हमारे साथ ये अक्सर होता है, सर्दियाँ आ रही हैं और होगा, लोग आगे कहते हैं जी मेरा 1 कमरे का घर है सिर्फ, और मेरे पास सिर्फ चूल्हा है, देख लें मेरा इतना बिल कैसे आ गया। वो इसलिए बिल आ गया कि वो चूल्हे को हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ वो खाने के लिए भी, और उसको वाटर हीटर के तौर पे भी। उसी चूल्हे को रात को दरमियान में रखेंगे और सारे सो जाएंगे उसके इर्द गिर्द। अच्छा, चूल्हा तो मोस्ट इनएफिशिएंट वे है, उससे तो बहुत बेहतर है कि हीटर चला लिया जाए, क्योंकि उसको वो गैस को कच्ची गैस से कहते हैं ना, वो ये तो जाया कर रहा है, खतरनाक है सेहत के लिए। काइंडली इसको ऐसे इस्तेमाल ना करें कि अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो चाहे एक चूल्हे का भी कर रहे हो तो बिल तो फिर आप हजारों में ही आएगा। तो होता क्या है कि सैकड़ों से बिल जब जंप करके हजारों में जाता है, लोग भूल चुके होते हैं। अच्छा, ये स्लैब सिस्टम क्या है? लोग बड़ा परेशान होते हैं कि ये स्लैब सिस्टम क्या कर दिया है। एक स्लैब सिस्टम आप शुरू होता है, बहुत कम है,
सेकंड में थोड़ा सा बढ़ता है, उसके दरमियान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो कई गुना, कई मतलब वो मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि कोई सैकड़ों गुना ज्यादा शरह बढ़ जाती है। ये क्या चक्कर है? इस पर करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया यह है कि पहले 2 गैस के जो स्लैब रेट्स हैं वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, यानी वो उसमें हमारी कॉस्ट का, यानी पहला जो स्लैब रेट है वो 121 रुपए पर MMBTU है, दूसरा भी जो है वो कोई 250 रुपए के करीब है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ जो गैस है, जो हम कीमत खरीद है, वो तकरीबन 500 के करीब है। तो हम तो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे जो। हाँ, जब वो हुकूमत का बिल्कुल सही है कि जब जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जो खाने के लिए इस्तेमाल करता है, गरीब दूसरे गरीब है, सही, वो जब उससे इस्तेमाल बढ़ के जो आप लग्जरी में जाना शुरू हो जाते हैं, आपके घर में गीजर चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, फिर तो बेयर करनी है ना कॉस्ट, सही, तो रेट वो फिर 500 से भी ऊपर है, और अगले रेट उससे भी बहुत ऊपर है। तो जैसे विंटर में, अच्छा होता क्या है कि जो गर्मियों के महीनों में 80% लोगों का बिल जो है वो सैकड़ों में आता है, 250, 300, 500, 8-9 महीने ऐसे आते हैं। 3 महीने जब उनके बिल आते हैं हजारों में, वो परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया? इसलिए कि आपकी जब कंजम्पशन बढ़ी है, आप अगली स्लैब्स में गए, अगली स्लैब्स में जाते साथ ही आपका बिल में कई गुना का इजाफा, आपसे सही फरमाया, कई गुना का इजाफा हो जाता है। इसीलिए देखिए हमारी जितनी मीडिया कैंपेन है, हम उसमें कह रहे हैं हीटर इस्तेमाल ना करें, गीजर को इस्तेमाल करें बड़ा कॉशियसली, बड़ी एहतियात के साथ, और जो आपका है चूल्हा तो जाहिर है कि वो तो जरूरत है, वो तो करना है, उसको इस्तेमाल अगर आप ऐसा करेंगे, आपके बिल भी कम आएंगे, हमारे लिए भी मुश्किल कम होगी, और तमाम जितने कंज्यूमर्स हैं उनको गैस मिल सकेगी जो। अच्छा, दूसरा ये भी साथ बता दीजिएगा कि जैसे आपने अभी बताया, लोग गाइड किया कि गैस का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने भी नोट की है, आपके वो जो सेंटर है उनमें अगर चले जाएं, सोलर सेंटर जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे बात वाकई ऐसे लोग आए होते हैं जेन्युइन, जिनके ज़्यादा बिल आए होते हैं, और बाद में फिर पता चलता है कि वाकई ये ज्यादती की गई है, इनको ज़्यादा बिल डाला गया है। अगर जैसे ओवर बिलिंग के हवाले से हुकूमत बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो इसकी ओवर बिलिंग के हवाले से आप चूंकि MD है, तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई अगर किसी को जानबूझ के ओवर बिलिंग करता है और वो इंक्वायरी में पकड़ा जाता है, तो कोई सजाएं हुई है, कोई थोड़ा सा हवाला देंगे कि कितने को लोगों को इस हवाले से आपने उनको ये मना किया कि ऐसे ना करे, कुछ सजा जजा? मैं इससे तो आपकी डिसएग्री करूंगा कि ओवर बिलिंग होती है जी। ओवर बिलिंग होना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर जगह हमारे मीटर लगे हुए हैं, और ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई घर बैठे हुए मीटर रीडिंग ले ले जो है। अब हमारा सिस्टम पिछले कई सालों से ये है कि हर हमारा जो बिल मीटर रीडर है उसके पास एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें कैमरा है, जो वो जाता है, ना सिर्फ ये कि वो उस पर वो मीटर रीड है उसकी नोट डाउन करता है, तस्वीर भी खींचता है उसकी, तो और बिल के ऊपर तस्वीर आती भी है। ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी का कि उसको ओवर बिलिंग डाल दी जाए। हाँ, ऐसा कई दफा केसेस होता है कि किसी घर में कोई लीकेज है और उसमें हजारों का बिल आ गया जो है, जाहिर है वो हम खुद भी सोचते हैं कि क्या हुआ है। हमारे अपने एक कुलीग के घर में कुछ अर्सा पहले 50,000 का बिल आ गया क्योंकि छत पे से लाइन गुजर रही थी और वहाँ लीकेज थी, किसी को बदबू भी नहीं महसूस हुई, हजारों में बिल आ गया उसका, जो गर्मियों के महीनों में जो है कुछ नहीं हो सकता था, बिल आ गया तो अब मीटर पे जो मतलब मीटर से गैस गई आगे वो तो देनी पड़ेगी चाहे वो ज्यादा हो। अच्छा, इसमें एक और बताया ना, ये जो लीकेज है। हाँ नहीं, लेकिन मैं उसका आंसर करना चाहता हूँ कि हमारे लोग और मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ काली भेड़े नहीं है, किसी जगह नहीं ऐसा होता, हर जगह पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती हैं। हमारे लोग किसी किस्म की भी किसी मैल प्रैक्टिस में मुलव्वस पाए जाएं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और वो छोटी यानी एक वार्निंग से लेके डिसमिसल तक होता है, फिर उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल सूट्स भी फाइल होते हैं, हर तरह का एक्शन लिया जाता है, और सैकड़ों की तादाद में होते हैं हर साल ऐसे। जी नाज़रीन, यहाँ फिर एक लेना हमने छोटा सा वक्फा, टाइम बड़ी जल्दी से गुजर रहा है और इसके बाद वापस आना है, वापस आके फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। यकीनी बात है, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। आमिर तुफैल साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं गैस को कैसे इस्तेमाल करना है, और ये वो जो लूप होल्स हैं वो भी बता रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये लीकेज है, ये क्या है, जो मीटर से पहले पाइपलाइन जा रही है मीटर के अंदर से, वहाँ से लीकेज होती है तो किसका कसूर है? अगर उसके बाद की लीकेज आपके घर के अंदर जो वायरिंग की हुई है वहाँ लीकेज होती है तो फिर किसका कसूर है? आपने हमारे साथ रहना, यहाँ लेना एक दफ़ा फिर वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी गैस के इस्तेमाल की, बात हो रही थी गैस की कमी की, और इस हवाले से हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं आमिर तुफैल साहब, MD है SNGPL के, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, और इनसे ये हम पूछ रहे थे कि गैस का जो लीकेज है, ख़ास तौर पे मीटर से पहले लीकेज
वो किसकी जिम्मेदारी है, और मीटर के बाद जो वायरिंग होती है घर के अंदर जो आपके वायरिंग हुई हुई है वो किसकी जिम्मेदारी है? जी थोड़ा सा बताएंगे। लोग ये समझते हैं कि गैस जो भी लीक हो रही है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप चूंकि गैस लीक होती है आगे सही नहीं करते, वो बिल उनको ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। अब थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें कि जो मीटर के नीचे जो जमीन से मीटर तक पाइपलाइन है वो आपके महकमे की जिम्मेदारी है, ये वो भी कंज्यूमर की जिम्मेदारी है? कंज्यूमर की जिम्मेदारी आगे क्या है? उस तरफ जाने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी किस्म की भी लीकेज जो है, आपको पता है गैस एक नेचुरल रिसोर्स है और एक कौमी सरमाया है जो है, तो किसी किस्म की भी लीकेज हो रही हो, मीटर से पहले मीटर के बाद, ये हमें कोशिश करनी है, हमें भी और कंज्यूमर को हमारे साथ मिलके, कि ये इसको किसी तरीके से रोकें हम जो है, क्योंकि वेस्ट है ना। यहाँ तो इस्तेमाल हो जाए तो वो तो समझ आती है, इंडस्ट्री में, घर में, किसी और जगह पे तो वो तो इस्तेमाल है। लीकेज को रोकना है, लीकेज आपने रिपोर्ट करनी है, हमारे नंबर हैं उसके ऊपर 1199 के ऊपर कंप्लेंट सेंटर्स हैं, रिपोर्ट करें जो है कितनी भी हो रही हो। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि वो लीकेज किसकी जिम्मेदारी है, किसकी कॉस्ट पे आती है। जो मीटर से पहले जो लीकेज हो रही है वो कंपनी की कॉस्ट है, सही, और वो कंपनी आपको चार्ज नहीं करती, वो कंज्यूमर को चार्ज कर नहीं होती, और कंपनी को कंपनी की लाइन लॉसेस में चली जाती है। अच्छा, उसके मीटर के बाद जो हो रही है आपके घर के अंदर, आपके किसी अप्लायंसेस में, लेट से आपके गीजर में, आपके चूल्हे में, आपके हीटर में, या आपकी वो घर की जो हाउस लाइन है उसमें, मीटर से लेके आपके जो है ना अप्लायंस तक, वो सारी की सारी जो है वो आपको बिल होगी जो है। तो अपने प्लम्बर को बुलाएं, और और उसका तरीकाकार बड़ा आसान है, आप अपने तमाम अप्लायंसेस को बंद कर दें, ठीक है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो गीजर है, चाहे वो चूल्हा है, और फिर मीटर के बाहर जाके खड़े हो जाए। अगर मीटर चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हाउस लाइन में कहीं ना कहीं कोई लीकेज है। जो आपको हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, आप एक प्लम्बर को बुलाएं, प्लम्बर से कहीं चेक करे, इन अप्लायंसेस को चेक करे, उसके बाद जो है ना हाउस लाइन को चेक करे। हाउस लाइन को इसीलिए हम कहते हैं कि वो अनअर्थ होना चाहिए, सामने नजर आनी चाहिए। अगर आपने ग्राउंड में कहीं दबा दी है, एक चेक ये भी है कि जहां लीकेज हो रही होगी वहां घास नहीं होगी, वो काली हो जाएगी। अच्छा, काली, वहां पौधे भी नहीं उग सकेंगे, क्योंकि वो तो मीथेन ऐसी चीज है कि जो वो किल कर देती है इन चीजों को, जो है वो पता चल जाना चाहिए आपको। और दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा, टेस्ट बड़ा सिंपल है, अप्लायंसेस बंद करें, मीटर अगर चल रहा है तो कहीं आपकी घर में एक और भी मुझे तरीका किसी ने बताया था कि आप पानी लें, उसमें सर्फ डालें, सर्फ को भिगो और अच्छी तरह हल करें, उसके बाद कपड़ा लें और जहां जहां जोड़ है उसके जो है उसके ऊपर वो आप फेंके, लीकेज होगी तो बबल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक सादा तो सेकेंडरी स्टेप है ना। पहले तो ये चेक कर लें कि अगर अप्लायंसेस बंद करके मीटर चल रहा है तो लीकेज है, अब उसको ढूंढना शुरू करना है। सही, अब ढूंढना शुरू करना है, वो बिल्कुल सही तरीका आपने बताया कि वो उसके ऊपर डालेंगे तो बबल बनेगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, अक्सर लोग, पहले हुआ करता था, आजकल लोगों को खूबसूरती के ज्यादा हो चुका हुआ है, वो ये कहते हैं कि पाइपलाइन को नजर नहीं आना चाहिए, उसको दबा दो जमीन के अंदर, जो फिर कैसे पता चलेगा? फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसको एक्सपोज रखें ताकि आपके लिए इजीली पता चल सकता हो, बदबू भी आ जाएगी और आप ये सोप टेस्ट कर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गैस की कमी जैसे आपने बताया कि है, पहले आज से 15-20 साल पहले कुछ बेहतर सूरत हाल थी, 1400 MMCFD गैस तक मिलती थी और जरूरत आप बता रहे हैं कि कम थी या उसी के बराबर थी। अब जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसमें ये बताएं कि RLNG के हमारे जो टर्मिनल थे, दो काम कर रहे हैं, वो मुकम्मल काम कर रहे हैं? क्योंकि सर्दियों में अक्सर होता है जहाज आ गया, लंगरदाद नहीं हुआ, लंगरदाद हो गया, हवाएं चल रही हैं जी, हम निकाल नहीं सकते, और उसका मतलब इफेक्ट ये होता है कि जो हमारे सार्फिन है वो सफर करते हैं, खाना बनाने से भी कासर हो जाते हैं, चाय भी नहीं पकती। तो ये सूरत हाल को निपटने के लिए क्या? देखिए, वो ऐसा है कि ये तो एक नेचुरल ऑपरेशन है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है पूरा साल। जहाज आ रहे हैं, दोनों टर्मिनल हैं, दोनों टर्मिनल्स में वो पूरी तरह काम चलता रहता है, हर हफ्ते होता है ऐसा काम जो है। अब वो सिर्फ चूंकि विंटर में आके इतना पीक फुल कंजम्पशन हो रही होती है, आम दिनों में भी ऐसा होता है कि कहीं को हाई टाइड आ गई समुद्र में या लो टाइड आ गई तो जहाज एंटर नहीं हो सका, एक दिन आगे चला गया, एक दिन पीछे हो गया, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, कभी पता नहीं चलता। विंटर में चूंकि हर चीज बिल्कुल वो कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो रही होती है, जरा ऊपर नीचे होती है तो लोगों का फोकस ज्यादा हो जाता है, खबर बन जाती है ना। जो वजह ये, वरना तो ऐसी चीजें गर्मियों में हो जाती हैं, सर्दियों में भी होती रहती है। तो कितनी आ रही है RLNG इस वक्त? RLNG जो है वो हमारी जो पाइपलाइन कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया था ना, बॉटल नेक है पाइपलाइन, जो पाइपलाइन कैपेसिटी है वो 1200 MMCFD की है। सही। और सर्दियों के ये 2 महीने, दिसंबर जनवरी, और गर्मियों के जो पीक सीजन है जिसमें बिजली के कारखाने इस्तेमाल करते हैं गैस को,
लेट्स से पीक सीजन है, जून नहरें बंद हो जाती, पानी कम हो जाता है, तो वो जुलाई हुआ, ये मई हुआ, गर्मी पर डिपेंड करता है। ये 3-4 महीने गर्मियों के और 2 महीने सर्दियों के, इसमें ये पूरी इस्तेमाल होती है 1200 MMCFD। बाकी महीनों में जो है ना, कोई कैपेसिटी फुली यूटिलाइज नहीं हो रही होती, अवेलेबल होती है कैपेसिटी जो है, तो अगर जरूरत महसूस हो किसी वक्त तो हम ज्यादा मंगवा सकते हैं। इन महीनों में हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाती है क्योंकि पाइपलाइन पूरी है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है ना एक मंसूबे पे काम कर रही है कि एक एडिशनल पाइपलाइन डालने की बात हो। कहां से कहां तक? वही कराची से पंजाब तक, कंजम्पशन सेंटर पंजाब है, आना हमारे पास पोर्ट कराची की है, वहीं से वैसी लाइन डलेगी दोबारा जो है, और जब वो डलेगी इंशाल्लाह ताला तो फिर ये हमारे पास जो है ना, और हम टनल तीसरा भी लग रहा है या नहीं? वो उसके लिए भी तो पाइपलाइन अगर लगती है तो पाइपलाइन तो फिर भी चाहिए ना। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि टर्मिनल भी तो चाहिए। नहीं, टर्मिनल और पाइपलाइन दोनों चाहिए, ठीक है, और टर्मिनल भी लगेंगे, तीसरा चौथा, और पाइपलाइन भी डलेगी, और उसकी वजह से फिर हमारे पास जो है ना इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। लेकिन वो दिखना ये पड़ता है, ये नहीं किया जा सकता कि आपके पास अभी कैपेसिटी पड़ी हो और आप, क्योंकि ये बड़े महंगे मंसूबे होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं इनके ऊपर, आप पाइपलाइन ऐसे नहीं डाल सकते कि पहले ही 4 साल 5 साल पहले डाल के रख छोड़ो, क्योंकि इतनी कॉस्ट हमारे और पाकिस्तान को जरूरत है, पैसों की कमी होती है, हमें और मंसूबे पे अमल करना होता है, जिसकी वजह से जब किसी चीज की अशद जरूरत पे आती है तभी किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। देखिए, अशद जरूरत की बात अगर करें आप, तो पाक ईरान पाइपलाइन जो थी और वो जो हम टैक्स भी काटते थे उसके ऊपर, और वो अदालतों में चले गए, फिर अब अदालत ने फैसला दे दिया हुकूमत के आपके हक में, तो वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए। हमने 1 इंच भी पाइपलाइन नहीं डाली, तो वो ईरान तो अपनी हिस्से की पाइपलाइन डाल के इंतजार करता रहा कि भाई आपसे गैस ले ले। तो वो कहाँ तक मनसूबा पहुंचा है? उसमें कोई पेश रफ्त नजर आ रही है, या कि हम अभी तक उन्हीं सेक्शन में झगड़े हुए हैं? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उससे अलग तो नहीं सर्वाइव कर सकते, तो उसमें तो जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी और UN वगैरह के जो भी रेजोल्यूशंस होंगी, हुकूमत पाकिस्तान को भी उस पर अमल करना पड़ेगा। तो वो मंसूबा तो अभी वहीं पर है, हुकूमत देख रही है उसको कि किस स्टेज। तो दूसरी तरफ से भी एक मंसूबा शुरू हुआ था ना, वो ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते जो उसमें भी उसमें वैसे तो कोई सैंक्शन का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो चूंकि उसके रास्ते में अफगानिस्तान आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के आपको पता है कि वहाँ इशूज आते रहते हैं। इसीलिए इस वक्त जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे मंसूबा है वो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का है, LNG के लिए, जो उसके ऊपर ये भी एक शनवीद है कि अजरबैजान से भी कोई मुआहदे हो रहे हैं, कोई वहां से भी गैस आने की कई जगह पे ऐसा है। हुकूमत ये हमारे महकमे का काम नहीं है, नहीं, आप चूंकि इससे रिलेटेड है जी, इंटरस्टेट एक हमारी सरकारी कंपनी है, वो कई ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रही होती है, और वो जहां भी जो उनको ऑप्शन बेहतरीन लगेगी हालात के हिसाब से। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा ना कि जी हम RLNG जो मंगवा रहे हैं वो सस्ती पड़ेगी ईरान से, या ये जो हम दूसरी टैपी है या बाकी पाइपलाइन आ रही है बना रहे जा रहे हैं हम, सस्ती कौन सी पड़ेगी? हमें फायदा किसका है? देखिए, बात यह है कि आम तौर पे ये तो जब एग्जैक्ट नंबर्स निकलेंगे तब पता चल सकता है। जो है LNG तो आ रही है वो पता है हमें, और LNG जो है वो जनरली थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए कि उसमें आपके फिक्स रेट नहीं होता, ऑयल के साथ उनका ऑयल के साथ है। ये पाइपलाइन चूंकि आपने एक कैपेसिटी के साथ पहले से लिंक करके करते हैं तो आमतौर पर थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो ये इस हिसाब से एक ही दफा लगानी है ना पाइपलाइन, अभी एक ही दफा डालनी है, ये थोड़ी सी आमतौर पे सस्ती हुआ करती है। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है, मार्केट पे भी डिपेंड करता है। कुछ साल पहले तक LNG महंगी होती थी, आजकल चूंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई है तो सस्ती मिल रही है। तो हालात पे है, मार्केट फोर्सेस हैं जो डिटरमिन करती रहती हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि ये आज से 2 साल पहले जो वजीर थे हमारे, उन्होंने कहा था जी जो SNGPL है ये कोई 150 अरब के सारे में है, और उसके बाद फिर गैस की कीमतें भी बढ़ी, एक दफा बढ़ी, फिर दूसरी दफा बढ़ी। कीमतें तो बढ़ गई हैं, लोग इसको बेयर कर रहे हैं, उसका बिल दे रहे हैं, लेकिन वो चोरी और जो लाइन लाचिस है उसमें कितनी कमी आई है वो भी सुना है। कई इलाकों में, खासतौर पे KPK और इस तरफ के दूसरे इलाके हैं, उसमें 30-40% है। ये क्या सूरत हाल है? मैं थोड़ा सा रिसर्च करूं कि सुई नॉर्दर्न कभी भी खसारे में नहीं रही, जो कभी भी नहीं। और खसारे से मतलब अब शायद ये हो, कहना चाह रहे हो कि रिसीवेबल जरूर ज्यादा है। यानी आपने कहा ना कि गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, मैं ये कहूंगा गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 143 से एक दफा बढ़ी, फिर बढ़ी, ये बहुत कम है। मैंने बताया ना, कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज आप बाजार में लेने जाते हैं, कोई भी दुकानदार आपको अपनी कीमतें खरीद से कम पे तो नहीं बेचता। लेकिन ये तो जैसे बढ़ाने के बाद जैसे हुकूमत ये कहती है कि ये बुनियादी जरूरत है, गरीब को हम देंगे, तो फिर ये बुनियादी जरूरत तो नहीं रहेगी। अगर बाजार से खरीदेगा उसी कीमत पे खरीदेगा, तो कीमत बेयर करनी है ना उसकी। अच्छा, कोई तो कीमत बेयर करेगा। यहाँ तो जो है ना, मेरा तो ख्याल है कोई दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी एक हद से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता।
तो यही तो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अगर हुकूमत आपको एक सब्सिडी दे रही है तो इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि एक चीज इतनी सस्ती है कि इसका बेदरेक इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा हो तो अमीर तरीन मुल्क भी एक हद से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सही, एक लिमिट है हर चीज की जो है। तो मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बिलों की कीमतें नहीं बढ़ाई, गैस की कीमतें बहुत कम बढ़ाई गई हैं, जितनी बढ़ानी चाहिए थी। मजीद बढ़ने की या उम्मीद सुना रहे नहीं, तो ऐसी है बात नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है कि बढ़ाई जाए, क्योंकि कीमत जो है पूरी नहीं हो पा रही और हुकूमत के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है मामला। एक तरफ वो कह रहे हैं कि महकमा खसारे में नहीं है, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ा रहे हैं, चोरी और उसमें कितना कमी आई है। दोनों बातों में आपको फर्क कहा है। खसारे का मतलब है लॉस नहीं है, लेकिन मेरे बिल फंसे हुए हैं, मुझे पेमेंट नहीं आ रही, रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी मैं महंगी गैस मंगवा के, मैं आपको आप फिगर्स दे देता हूँ। पिछले कई सालों से जो हमारे 250 अरब रुपए के इस वक्त जो है जो रिसीवेबल हैं, जो कि गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा होना चाहिए था, नहीं हुआ। 250 अरब रुपए। और उसके अलावा जो पिछले सर्दियों में और उससे पिछली सर्दियों में हमने महंगी गैस मंगवा के और उसको डोमेस्टिक में दी है, वो भी तकरीबन 80 अरब रुपए है। तो ये अगर आप ये कॉस्ट देख लें तो लॉस नहीं है, लेकिन पैसे तो लेने हैं ना। कौन सी दुकान है कि जो लोगों को उधार पे माल बेचती जाए और पैसे ना आए और सरवाइव कर दे? ये तो मुमकिन नहीं है। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हम आपको गैस बेच रहे हैं, महंगी लेके सस्ती बेच रहे हैं, पैसे रिकवर करने हैं, वो बिलों में। थोड़ी सी सूरत हाल भी बता दें कि इन सर्दियों में क्या सूरत हाल होगी। गैस की सनत भी कह रही है कि उसको, वैसे मुझे तो किसी ने बताया कि अब सनत ने गैस का इस्तेमाल कम कर दिया है, क्योंकि वो उस लेवल पे चली गई है कि अब उसमें ज्यादा फर्क नहीं रह गया उसमें फर्नेस ऑयल में। उसमें ये कोई बात ठीक है या नहीं, खपत है? अभी पूरी खपत है। और अब ये तो आप देख लेंगे कि जरा कमी हुई और प्रॉब्लम आएगी तो देखिए कैसा शोर मचता है। ऐसा नहीं है, सनत भी हमारे इस्तेमाल करती है, जो हमारी कमर्शियल भी, डोमेस्टिक सब इस्तेमाल करते हैं, सब हमारे वैल्यूड कंज्यूमर हैं और हमने कोशिश करनी है कि सबको अच्छी सर्विस दें जो है। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ स्टार्ट में, ये हमारे लिए आने वाली विंटर जो है सख्त होंगी। ये हमने मिलजुल के इस मसले का हल करना है। ये ना सिर्फ अदारा सिर्फ ये नहीं कर सकता, सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं कर सकते, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं कर सकती, सिर्फ जो डोमेस्टिक हाउस होल्डर नहीं कर सकते, सबको मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी पूरी होगी तो सब हम इसमें से ओहदा बरा हो सकेंगे, ऐसा ना फिर हम सब के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। तो मेरी आपकी साथ से तमाम कंज्यूमर्स के साथ, तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको, ये मुश्किल वक्त आ रहा है, ये बहुत लंबा मुश्किल वक्त नहीं है, 1.5 से 2 महीने है डिपेंडिंग ऑन द वेदर जो है। 1.5 से 2 महीने थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, डिसिप्लिन ही करने की जरूरत है। तो आप खुद भी आसानी में रहेंगे, आपके बिल भी कम आएंगे और हमारे जो है तमाम कंज्यूमर्स को हम सर्व भी कर सकेंगे जो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। यकीनी बात है नाज़रीन, कोई भी चीज़ हो उसको यकीनी बात है अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर आपको कोई ज़रूरत आपकी पूरी करने के लिए दे रही है कोई चीज़, तो उसको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब ये नहीं होना चाहिए कि अमीर जो है वो अपने घर में, अपनी कोठी में 2-2, 3-3 हीटर और गीजर भी चलाए और गरीब का चूल्हा भी ना जले। उनको खास तौर पे तवज्जो करनी होगी कि उनके हिस्सा है, वो इसी मुआशरे का हिस्सा है। और जब वो एक फैक्ट्री मालिक कहता है कि मुझे फैक्ट्री में भी गैस चाहिए और पूरी चाहिए, तो उसको चाहिए फिर किसी तरफ से तो कुर्बानी दे। असल में ये पहली प्रायोरिटी जो है वो घरेलू सारफ है, और वो गरीब लोग जो घर में खाना पकाने के हवाले से ज़्यादा खर्चा और जिनका होता है, उनके लिए ये बड़ी अहम ज़रूरत है। हुकूमत के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो नए वेंचर है वो करें, नए नए कुएँ खोदे जाए, उसमें से गैस निकाली जाए। क्योंकि इस वक्त हम RLNG पे चले गए हैं, हमारी जो डिडक्शन का पॉलिसी थी, जो हम कुएँ खोदते थे, वो बहुत कम हो गई है। तो सबको मिलकर चलना है, अवाम को एज अ सारफ ये देखना है, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना है, ज़ाया नहीं करना। और हुकूमत को चाहिए कि जो सार्फिन की ज़रूरत है उसके मुताबिक जहाँ से भी सस्ती गैस मिले वहाँ से ले। ये यकीनी बात है, मसाइल तो हैं, सेंक्शन तो हैं, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने वो ईरान के ऊपर से सेंक्शन उठा लिए, अमेरिका की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर है। अब इनको चाहिए कि ये इस हवाले से नेगोशिएशन करें और अपना रास्ता जो है वार करें, सीधा करें, और वो जो पाइपलाइन है वो बिछाएं और उसके साथ अटैच करें। हमें सस्ती गैस भी मिलेगी, हमारी ज़रूरत भी पूरी होगी, और हमारी जो कंपनियां गैस बेचती हैं उनके ऊपर बर्डन भी कम होगा, सार्फिन के बिल भी कम होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।